खबरों की शुरुआत करेंगे विपक्ष की खबरों से, जहां 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष समेत तमाम बड़े नेता वहां पर, जिन्होंने बैनर, प्ले कार्ड लेकर पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इनके हाथों में सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक्सपेल जैसे नारे थी और इसकी तख्तियां ये हाथों में थामे हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कल विपक्ष की पार्टियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी। संसद में 13 अप्रैल को 2 युवकों के घुस आने और नारेबाजी करने के शुरू हुए घटनाक्रम विपक्ष और सरकार के बीच आर पार की बिल्कुल लड़ाई बनकर रह गया है। विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। आज खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी जगह बोल रहे हैं लेकिन संसद में नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। इधर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने जाट समाज, संवैधानिक पद और देश का अपमान किया है और राहुल गांधी ने वहां खड़े होकर वीडियो बनाया है। प्रदर्शन में राहुल गांधी माफी मांगे और कल्याण बैनर्जी माफी मांगे के नारों वाली तख्तियां यहां पर दिखाई दी। दिल्ली के अलावा पटना, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में इनका प्रदर्शन आज देखा गया। ये मिमिक्री नहीं, ये मौकरी थी। ये एक जाट पुत्र का अपमान था, ये एक किसान पुत्र का अपमान था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान था। तो बताइए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो एक भारतीय है वो कैसे व्यथित ना हो ये देख के कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूलकर संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर कर उसको स्कूल बॉयज की तरह, एक स्कूल की कैंटीन के बाहर जैसे व्यंग तजा जाता है वैसे वहां पर लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। और अब बात करेंगे एक बेहद अहम बिल की। दरअसल इलेक्शन कमिश्नर और 2 और कमिश्नरों की नियुक्ति वाला बिल लोकसभा से आज पास हो गया। नए बिल के मुताबिक नियुक्ति पैनल में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष इसमें शामिल होंगे। डिटेल से समझते हैं इस पूरे खबर को, इस पूरे बिल को। तो लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, ये बिल तो लोकसभा से पास हो गया, क्या होंगे अब नए नियम इसके? देखिए, ये जो बिल लोकसभा से पास हुआ है, इससे पहले राज्यसभा से पास हो गया था। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बिल जो है ये संसद से पारित हो गया है। बहुत जल्द इस बिल को नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नई प्रक्रिया तय हो जाएगी। इस नई प्रक्रिया के तहत कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले एक सर्च पैनल होगा। अब ये सर्च कमेटी जो होगी, ये सर्च कमेटी पहले 5 नामों का सुझाव देगी। एक पद के बदले में 5 नाम, मिसाल के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की नियुक्ति करनी है, उसके एक नाम के आगे 5 नाम का पैनल एक सजेस्ट करेगी और ये सर्च कमेटी होगी। उस सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे कानून मंत्री और 2 सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और सर्च कमेटी जो नाम देगी वो नाम जाएगा आपको सिलेक्शन कमेटी के पास और सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। उसमें विपक्ष के एक नेता होंगे और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। यहीं पे पेंच फंस रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रखना चाहिए, क्योंकि एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें कही थी, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने इस बिल में जो प्रावधान किया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। और वो सदस्य देखें किनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है, किनको चुनाव आयुक्त बनाना है। 5 नामों को का जो सुझाव सर्च पैनल दिया होगा, उस 5 नाम में से किसी एक को चुन सकते हैं, या फिर वो चाहे तो उन सर्च पैनल के बाहर के भी नाम को भी सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, उस पर भी विचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर्च कमेटी ने जो नाम सुझाया उन्हीं की नियुक्ति करे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इनके वेतन भत्ते कितने रहेंगे, तो इस पर भी साफ कर दिया गया है कि वेतन भत्ते जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको मिलेंगे। टर्म
6 साल का रखा गया है। 6 साल के टर्म पूरा करने के बाद दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कोई चुनाव आयुक्त बन गया और चुनाव आयुक्त बनने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा है, तो दोनों मिलाकर के 6 साल की अवधि को काउंट किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ नए नियम के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, जिसको संसद ने मंजूरी दे दी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और क्या है सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की असली वजह और ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज बाजार में कल की गिरावट के बाद आज शानदार रिकवरी रही। इस रिकवरी के साथ बाजार निचले स्तर से सुधर कर आज बंद हुआ है। ऑटो सेक्टर को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 359 अंक चढ़कर ये 70,865 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 105 अंक चढ़कर 21,255 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसई मेटल एनर्जी शेयरों में रही। एफएमसीजी, आईटी और रियलिटी इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा आज बाजार की हाइलाइट्स क्या क्या रही? देखिए, अगर आज की हाइलाइट्स की बात की जाए तो कल के एक हेवी सेल ऑफ के बाद इंडेक्स में आज रिवाइवल कह लीजिए आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर एक लोअर लेवल के साथ शुरुआत, फिर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मिड कैप ने दिखाया, स्मॉल कैप ने दिखाया। 1.5%, 2.5%, 3-3.5% तक की रिकवरी कुछ जगहों पे आते हुए दिखाई पड़ी। फिर इंडेक्स में रिकवरी आई और उसके बाद निफ्टी बैंक भी सपोर्टिव होता हुआ दिखाई पड़ा और आखिरी तक आते आते तमाम इंडिसीज में एक अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज होते हुए दिखाई पड़े डे हाई के आसपास। मेजरली हैवी सेक्टर जैसे कि ऑटो को अगर आप छोड़ देंगे तो बीएसई के सभी सेक्टर्स जो थे वो तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया बैंक्स, फाइनेंशियल्स, केमिकल, पीएसयू बैंक्स, इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छे पार्टिसिपेशन के बाद मार्केट्स डे हाई के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा और क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी का, तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट हो भी रहा था, इसीलिए शुरुआती कमजोरी के बाद लोअर लेवल में पुल बैक के बाद बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, इसके अलावा सेक्टर्स और शेयरों का कैसा हाल रहा? कहाँ ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, तो आज पीएसयूज का दिन था कल, क्योंकि वहीं पे हेवी सेल ऑफ था तो वहीं से आज कमबैक आया। पावर ग्रिड लीड कर रहा था 2.5% तेजी के साथ, बीपीसीएल 2%, 2.5% ऊपर, ब्रिटानिया 2% ऊपर रहा, अपोलो हॉस्पिटल करीब 2% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो करीब 2% के आसपास की बिकवाली, बजाज फाइनेंस करीब 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे और एचसीएल टेक करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो मिड कैप में भी पीएसयूज, हिंदुस्तान कॉपर 11% ऊपर, श्याम मेटालिक्स 10%, जेंसार 9% और बीईएमएल करीब 8.5% का पुल बैक यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। और गिरने वाले शेयरों में सिटी यूनियन बैंक, विजय डायग्नोस्टिक, आईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा हॉलीडेज, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 4.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह से आज एक पीएसयू का कमबैक या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज्यादा कामकाज कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ साइकिल काफी अच्छी है, निवेशक इस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, ऐसा मानना है मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी और सीईओ रजत राजगढ़िया का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे इंफ्रा सेक्टर और रेलवे स्पेस पर काफी बुलिश हैं। मार्केट का सबसे बड़ा बेडरॉक फाइनेंशियल सेक्टर है। आज अगर आप हमारे, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, 3 चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी है। पहला, उनका ग्रोथ साइकिल आगे है। दूसरा, अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखो तो मुझे नहीं याद पड़ता है कि पिछले 10-15 साल में इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की कभी भी रही है। एंड तीसरा, उनका वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग्स आज भी निफ्टी के कंपेयर में आधा है। और अगर आप देखें कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कैपेक्स का एक बड़ी थीम बन रही है, राइट। अगर ये अगले 5-7 साल चला और ये गवर्नमेंट जब वापस इलेक्शंस के बाद आती है, सो एक्सपेक्टेशन है कि आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन सब स्पेसेस में देखने मिलेगा। क्रायोजेनिक टैंक बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया की बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर 44% प्रीमियम के साथ शेयर 949 रुपए पर लिस्ट हुआ है, तो वहीं कंपनी का इश्यू प्राइस 660 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी का आईपीओ 14 से 18 दिसंबर के बीच खुला था, जो कि आखिरी दिन करीब 62 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और अब बात कोरोना की, वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का खौफ बढ़ने लगा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले इसके सामने आए हैं। तो वहीं देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 2669 हो गई है। उधर कर्नाटक में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी दे दिए हैं।
और इस खबर में ज्यादा डिटेल के लिए दीपाली इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपाली, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड के नए मामलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 2600 से ज्यादा अब तक एक्टिव केसेस देश में मौजूद है। जो सबसे बड़ी चिंता है वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 को लेकर है और इसी बीच एक बड़ा फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है। राज्यों को बाकायदा ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अब कोई भी पॉजिटिव सैंपल अगर पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराई जाए। अब जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी प्रोसीजर के जरिए पता चलता है कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। तो JN.1 जो अभी 40 देशों में अपना कहर बरपा रहा है, वो भारत में किस हद तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को जरूरी किया जा चुका है। हालांकि अगर राज्य सरकारों के स्तर पर बात करें स्मिता, तो अलग अलग राज्यों की तरफ से कदम उठाए गए हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के बाद अब चंडीगढ़ में भी मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई है। खासतौर पर अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग जा रहे हैं तो वो मास्क पहनकर रखें। इसके अलावा हाल ही में राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक रिव्यू मीटिंग करी, ये जांचने के लिए कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना दुरुस्त है अगर दिल्ली में इस तरह के मामले बढ़ते हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद में भी एक व्यक्ति कोविड से संक्रमित पाया गया है और गाजियाबाद में बताया जा रहा है कि 8 महीने बाद ये केस सामने आया है। तो ये धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे रही हैं कि उनके वहां पर किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ दीपाली, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन कोरोना की खबरों के बाद अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे और वहां से 6 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस खबर पर भी डिटेल लेते हैं। दीपाली इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं, उन्हीं के पास फिर एक बार चलते हैं। दीपाली, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है ये? देखिए स्मिता, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर जाएंगे और आप मेरे पीछे जो वंदे भारत का कोच देख पा रही होंगी, तो इसी वंदे भारत की सौगात अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 30 जनवरी को ही प्रधानमंत्री अयोध्या स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। ना सिर्फ इस रूट पर बल्कि 5 और रूट्स हैं जहां पर अयोध्या से ही वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें कोयम्बटूर से बैंगलोर, जालना से मुंबई, अमृतसर से दिल्ली, वैष्णो देवी से दिल्ली जैसे रूट शामिल है। तो एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात कि रामनगरी अयोध्या वासियों के लिए वंदे भारत की सौगात पीएम देने जा रहे हैं। और काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में उत्साह है भव्य स्वागत के लिए रामलला के मंदिर के लिए, और ऐसे में रेलवे को ये उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और इस बीच ये वंदे भारत काफी आसान बनाएगी, काफी बेहतर बनाएगी उनके सफर को। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली आपका। और जिसका जिक्र दीपाली कर रही थी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, वहां अब विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया गया है। ये न्योता देवगौड़ा और साथ ही अधीर रंजन चौधरी को भी मिला है। इतना ही नहीं, समारोह में आने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया गया है। वहीं इससे पहले मंदिर समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्हें पहले न्योता दिया जा चुका है और अब विपक्ष को न्योता भेजकर राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर होने वाली जो राजनीति है उससे बचने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होने जा रही है और यह निमंत्रण उसी के लिए है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, जिनकी मच अवेटेड फिल्म डंकी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। डंकी में किंग खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी भी लीड रोल में दिखेंगे। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने बनाया है। इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। फैंस ने फिल्म का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस दीवाने हुए नजर आए।
मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि फिल्म मेरी सारी उम्मीदों पे खरी उतरी है। ये सेकंड हाफ में फिल्म बहुत अच्छी है, एकदम आपको बांधे रखती है, एकदम मतलब थ्रिलर लगती है, ऐसा लगता है हाँ कुछ होने वाला है, एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट अंदर जागता है। लेकिन वो और जो फर्स्ट हाफ में है वो है विकी कौशल की एंट्री। यही कहना चाहती हूँ कि शाहरुख खान एक सच्चा और देशभक्त है और उसने इस तीनों मूवी के जरिए दिखाया है, पठान में भी दिखाया, जवान में भी दिखाया और अभी डंकी में तो सच में उसने तो इमोशनल इतना कुट के भरा है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत सही है, इट्स वेरी इमोशनल मूवी। आप कितने भी अगर टफ हार्ट हो गए तो आप रोओगे मूवी में। मैं खुद 2-3 बार रोया हूँ मूवी में। साल की सबसे बेहतरीन मूवी साल के एंड में मैंने देख ली है, वो है डंकी। बहुत अच्छी मूवी है। और अब बात मिशन स्वच्छता और पानी की, जिसमें आइए देखते हैं गोवा की स्वच्छता हीरो रसिका की कहानी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर राष्ट्रपति और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मेरा नाम रसिका रविंद्र खांडेपारकर है। मैं पणसा नामक गांव में रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की मौजूदगी के बिना ही बड़ी हुई हूँ। मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, फिर सबके कहने पर मैंने शादी कर ली थी। अगले 2-3 साल तक मैं गरीबी में फंसी रही और मेरे पति नशे की लत में जूझते रहे। मैंने मदद के लिए पणसा की पंचायत से संपर्क किया। उन्होंने मुझे खेती के तरीकों से परिचित कराया और मैंने इस काम को सीखा और उसे कई वर्षों तक किया। बाद में मैं स्थानीय पंचायत से जुड़ गई थी और उन्होंने मुझे कचरा संग्रहण में नौकरी करने का मौका दिया। कचरे के साथ काम करने में कोई शर्म ना देखकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया। शुरुआत के 3-4 वर्षों के दौरान लोग मुझे अपमानजनक रूप से कचरा वाली कहकर बुलाते थे। उन्होंने ना ही मेरे काम को इज्जत दी और ना ही मेरी परिस्थिति को समझा। इस भूमिका में 3 साल के बाद मेरे पर्यवेक्षक ने मुझसे संपर्क किया और कहा, रसिका तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। जब मैंने पूछा कि कहाँ, उन्होंने कहा दिल्ली। उन्होंने बताया कि मुझे मेरे काम और प्रयासों के लिए पहचाना जा रहा है और मेरे योगदान को महत्व दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।